ओके, सो गाइज ओवरऑल रिगार्डिंग द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बारे में जितना भी बेसिक चीजें थी हमने उन सब के बारे में डिस्कस किया। हमने प्यूबर्टी के जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे टनर और मार्शल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। वी डिस्कस रिगार्डिंग द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है, उन सब के बारे में। बेसिकली देन डिलेड प्यूबर्टी, व्हाट इज द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द डिलेड प्यूबर्टी, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। ऑलराइट, प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के फिनिश होने के बाद हमारा जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नेक्स्ट बिगिन होगा, दैट विल बी दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। या मेंस्ट्रुएशन। तो गाइज जो हमारा अगला टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी है, जो कि एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी होगा बट इजी होगा। आई एम श्योर, आई एम डेम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। फाइन, मेंस्ट्रुएशन और यू कैन से नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। गाइज ये जो एक वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। फाइन, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक जो मेंस्ट्रुअल वर्ड है इसका मतलब होता है ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड मीन्स जो मीनिंग होता है, मेंस्ट्रुअल मीनिंग वर्ड का मतलब होता है ब्लीडिंग। इसका मतलब है ब्लीडिंग। एंड साइकिल वर्ड का मतलब साइक्लिक ब्लीडिंग। मीन्स इट्स ए साइक्लिक प्रोसेस और यू कैन से द ब्लीडिंग विच इज ए साइक्लिक, मतलब एक बार नहीं, रिपीटेडली एक फिक्स ड्यूरेशन पे बार बार होता रहता है। एक फिक्स ड्यूरेशन 28 दिन का पीरियड होता है, पूरे प्रोसेस कंप्लीट होगी, दोबारा से नेक्स्ट ब्लीडिंग होगी, अगेन 28 डेज का साइकिल खत्म होगा, अगेन देयर विल बी ब्लीडिंग। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। ऑलराइट, एक द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, the normal menstruation is called eumenorrhea. What is the meaning of normal menstrual cycle? Normal menstruation का मतलब क्या होता है? It means eumenorrhea. Now what is the meaning of eumenorrhea? Eumenorrhea का मतलब क्या है? EU, U का मतलब बेसिकली ऑल राइट, फाइन। तो यूमेनोरिया का मतलब क्या लिखा मैंने? मेंस्ट्रुअल सेक्रेशन। रिया का मतलब क्या है? बेसिकली रिया वर्ड का मतलब होता है सेक्रेशन। सो मेंस्ट्रुअल सेक्रेशन इज कॉल्ड एज यूमेनोरिया। तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? यूमेनोरिया। प्लीज ये शब्द याद रखना आप लोग, यूमेनोरिया। ऑल राइट, आगे मूव कर रहे हैं। सो फाइन, सो गाइज अब हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है? वी आर गोइंग टू डिस्कस या वी विल बिगिन द डिस्कसिंग अबाउट दी मेंस्ट्रुएशन, ए नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन या ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 28 डेज का साइकिल होता है, उस पूरे साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं फीमेल में, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स हैपन, ओवरीज में क्या बदलाव आते हैं, यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं, ऐसा क्या होता है फीमेल के अंदर कि देयर विल बी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्या एचपीओ एक्सिस होता है, एचपीओ एक्सिस किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचपीओ एक्सिस, ओके फाइन, एंड व्हाट आर द बेसिक एट द लास्ट पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने सुना भी होगा ब्लीडिंग फेज, फोलिकुलर फेज, ओवेरियन फेज, या ओके प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। फाइन, इसके बाद एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद इसमें हार्मोन्स का क्या क्या रोल होता है, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। फाइन, अदर देन दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है, दैट इज दी डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू दी मेंस्ट्रुअल साइकिल।
फाइन। तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए पूरा कि हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, हार्मोन्स का क्या रोल होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस, क्या क्या पूरा चक्र होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उसके बाद में व्हाट आर द बेसिक डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑल राइट, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसमें आप लोगों के लिए बेसिकली जिनको ओबीजी या जो ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनेकोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगता है उनके लिए तो शायद फिर भी ये ठीक है। अदरवाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक में आप लोगों के लिए सबसे जो चीज टफ रहेगा, द टास्क विच विल बी टफर फॉर यू गाइज, दैट विल बी द रोल ऑफ हॉर्मोन्स। हार्मोन के रोल के बारे में कई सारे बॉयज या कई लोगों का माथा जो सिर होता है वो चक्कर खाने लग जाता है। ऐसा मानते हैं कि हार्मोन्स की जो प्रोसेस है या हार्मोन्स का जो रोल है वो सर पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है। फिर भी मैं मेरी तरफ से 100% एफर्ट्स लगाऊंगा आप लोगों को ये बेसिकली रोल क्या होता है हार्मोन्स का, इनके बारे में समझाऊंगा मैं। बेसिकली एस्ट्रोजन का क्या रोल है, प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है, एफएसएच एलएच का क्या रोल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, इन सब हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक में, इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक में। तो प्लीज ये जो हार्मोन्स वाला जो टॉपिक है, जो काल चक्र है, उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करना, बिकॉज ज्यादातर टाइम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है। सो गाइज लेट्स बिगिन। फाइन, सबसे पहले व्हाट इज दी definition of menstrual cycle. What is the definition of a normal menstrual cycle? इसकी क्या definition होती है? So the definition of a normal menstrual cycle means what? It is the visible bleeding. क्या लिखा है मैंने? इट इज द विजिबल ब्लीडिंग। ये सबसे बड़ी चीज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब नहीं मान सकते आप, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती तो आप नहीं कह सकते कि फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं। ब्लीडिंग ही एक ऐसा साइन होता है, ये एक डायरेक्टली एक प्रेजेंटेशन होती है जो फीमेल को अपीयर होता है और फीमेल डिक्लेयर होती है कि हाँ अब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो गए, स्टार्ट हो गई। सो इट इज द विजिबल ब्लीडिंग occurs in female. It is a visible bleeding occurs in female after every cyclic physiological change in the यूट्राइन एंडोमेट्रियम। क्या लिखा है? इट इज द विजिबल ब्लीडिंग अकर्स इन द फीमेल। इट इज द विजिबल ब्लीडिंग अकर्स इन द फीमेल आफ्टर एवरी साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंज विच आर अकर्ड या विच चेंज इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर हर बार जो साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं और उसके कारण क्या होता है, देयर विल बी विजिबल ब्लीडिंग इन दी फीमेल। अब विजिबल ब्लीडिंग फीमेल में हो रही है, ठीक है। ब्लीडिंग की साइट क्या है, कहां से ब्लीडिंग होती है, व्हाट इज द बेसिक साइट फॉर द ब्लीडिंग? ब्लीडिंग कहां से होती है? ब्लीडिंग फ्रॉम दी देखिए मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम वेयर द ब्लीडिंग हैज बिगिन, ब्लीडिंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ब्लीडिंग कहां से हो रहा है? ब्लीडिंग हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। प्लीज ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, दिस वन यू शुड फोकस ऑन दैट वन, कि ब्लीडिंग की साइट कहां से है, कहां से वो ब्लड रिलीज हो रहा है। ब्लीडिंग इज कमिंग फ्रॉम द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। ऑल राइट, अब फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम में होता क्या है, देखिए मैंने यहां पर एक डेफिनेशन में एक नीचे चीज लिखी है, आफ्टर एवरी साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंज इन दी यूट्राइन एंडोमेट्रियम। क्या चेंज होगा यूट्राइन एंडोमेट्रियम में? देयर विल बी शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। यह चीज इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है एंडोमेट्रियम में? एंडोमेट्रियम का शेडिंग हो रहा है। देयर विल बी शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। दिस शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम विल लीड टू
लाइक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यू कैन से बेसिकली, उसके कारण क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। तो प्लीज ये वर्ड याद रखना, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर की शेडिंग होना। ऑलराइट गाइस, so this was the basic definition, this was the basic introduction regarding the menstrual cycle. It is a visible symptom, ये एक विजिबल सिम्टम होता है। फीमेल में होता क्या है, देयर विल बी साइक्लिक एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग होती है और एवरी 28 डेज के बाद में बार बार रिपीट होती रहती है। फाइन। अब रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, दैट इज दी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर विल बी in menstrual cycle there will be invisible interplay of hormones. In menstrual cycle there will be invisible, मतलब जो चीज दिखाई नहीं दे, invisible interplay of hormones, मतलब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में याद रखना सबसे बड़ा रोल किसका है, हॉर्मोन्स का। व्हाट इज द मेजर फंक्शन, द मेजर रोल ऑफ द हॉर्मोन्स। तो इंटरप्ले ऑफ द हॉर्मोन्स मतलब हॉर्मोन्स में बदलाव होने के कारण जो कि हमें क्या नहीं देता, दिखाई नहीं देता। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने वर्ड अंडरलाइन किया इनविजिबल। सो द इनविजिबल रोल ऑफ द हॉर्मोन्स विल लीड टू द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और यू कैन से द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑलराइट, अब इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन से हार्मोन का क्या इंटरप्ले होता है, कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले करता है। ऑलराइट गाइस, तो बेसिकली ओवरऑल हमने ये टॉपिक की स्टार्टिंग कर दी है। अब देखिए लाइक आपने क्या चीजें समझ में आई, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से समझ में आया कि वहां पर ब्लीडिंग हो रही है, किसमें, फीमेल में, वहां पर एवरी साइक्लिक टाइम में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग हो कहां से रहा है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में हो रहा है। ऑलरेडी वहां से शेडिंग हो रहा है एंडोमेट्रियम का, दैट विल लीड टू ब्लीडिंग। फाइन। और ये क्या है, ये एक साइक्लिक ब्लीडिंग है, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है। नेक्स्ट वन, अगली क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, वहां पर किसका रोल था, हॉर्मोन्स का रोल था। हॉर्मोन अपना रोल प्ले कर रहे थे बट इट वाज इनविजिबल, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही थी। तो हॉर्मोन्स का रोल, यूट्राइन एंडोमेट्रियम का रोल, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और इस पूरी प्रोसेस को आपने क्या कह दिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन या यूमेनोरिया। ऑलराइट, अब आगे बात करते हैं। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 days. The normal duration of menstrual cycle is 28 days, and you can say like in 1 year approximately, in a year, एक साल में approximately there will be 13 menstrual cycle. How many menstrual cycle? Approximately 13 menstrual cycle, and you can say that in entire चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब फीमेल में जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे, इन द एंटायर चाइल्ड बियरिंग एज देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। टोटल कितना बताया, जब तक टोटल फीमेल में चाइल्ड बियरिंग एज जो 15 साल से स्टार्ट होगी करीबन 45 ईयर तक रहेगी, जो 30 साल का पीरियड होगा उसमें अप्रोक्सीमेटली कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। देन व्हाट इज द ब्लड लॉस इन ईच साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल विल लीड टू अप्रोक्सीमेटली 35 to 50 ml ब्लड लॉस। ये भी याद रखना कि करीबन 35 से लेके 50 ml के आसपास, अराउंड 35 to 50 ml ऑफ ब्लड लॉस विल हैपन। ऑलराइट, एक और चीज गाइस, जब फीमेल में फर्स्ट टाइम मेनार्की स्टार्ट होता है, उस मेनार्की के समय में, व्हेन फीमेल फर्स्ट टाइम हैव द मेनार्की, उस समय से लेके शुरुआती इनिशियली जो 1 to 2 ईयर्स होते हैं, उस पीरियड के समय में, एक तो मैंने जिसके बारे में पहले बता दिया कि ओवुलेशन जो होता है वो इरेगुलर होता है एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए, उसके साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टोटल ड्यूरेशन है वो भी इरेगुलर होता है। कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें 21 डेज का होता है, समटाइम इट में गो अप टू 35 डेज। मतलब शुरुआती 1 से 2 साल तक
जब बॉडी के हॉर्मोन्स को अपना लेवल बैलेंस होना होता है, उस लेवल को बैलेंस करने के पीरियड तक बेसिकली वहां पे क्या होगा, द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स विल बी ऑलमोस्ट इररेगुलर, उनका जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो बार बार इररेगुलर होता रहेगा। बाद में एक एवरेज साइकिल्स जो होता है वो पहुंच जाता है 28 डेज के ऊपर। ऑल राइट, ये एक और चीज आपको याद रखनी है। फाइन, अगला पॉइंट, अब मैं जब बात कर रहा था एक ब्लड लॉस की, मैंने बताया कि एक फीमेल में एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैक्सिमम कितना ब्लड लॉस होता है, देयर विल बी अराउंड 35 to 50 ml ऑफ ब्लड लॉस विल टेक प्लेस। अब इस जो ब्लड लॉस होता है, जो लाइक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यूजुअली हैपेंस फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जब फीमेल मेनोपॉज के नजदीक में पहुंच जाती है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ये भी चीज याद रखना। मतलब शुरुआत में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं तब ब्लीडिंग ज्यादा होती है, और जब धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स खत्म होने के कगार पे पहुंच जाते हैं, मतलब जब टाइमिंग नजदीक आने लग जाता है 45-50 साल की एज, उस समय मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का ड्यूरेशन कम हो जाता है। फाइन, अगली चीज, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है, उस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट या व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो देखिए मेंस्ट्रुअल ब्लड जो रिलीज हो रहा है 3 से 5 दिन के अंदर, दैट कंटेन्स द वेस्ट ब्लड, उसमें क्या होता है, दैट विल बी ए वेस्ट ब्लड, उसमें वेस्ट ब्लड होता है, दैट कंटेन्स डेड एंडोमेट्रियल सेल्स, उसमें एंडोमेट्रियल सेल्स होती हैं उस ब्लड के अंदर, दैट कंटेन्स प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रोब्स होते हैं, few micro organisms also will be present and few of the dead RBCs, कुछ डेड आरबीसीज भी उसमें बेसिकली होती हैं। मैन इट इज ए वेस्ट ब्लड एंड इट कंटेन्स द डेड एंडोमेट्रियल सेल्स। ऑल्सो फ्यू ऑफ द फिब्रिन प्रोडक्ट, कुछ फिब्रिन के भी कंटेंट पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। फाइन, दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द मेंस्ट्रुअल ब्लड विच वाज एक्सक्रीटेड इन द 3 to 5 days ऑफ ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड। फाइन, वाई मेंस्ट्रुअल ब्लड डज नॉट क्लॉट, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, वाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल ब्लड डज नॉट क्लॉट कंप्लीटली, ये मेरा क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता। बेसिकली तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग के अंदर आर्ट्रियोल्स मतलब आर्टरीज का, वेन्यूल्स का, इन दोनों का ब्लड मिक्स होता है। मतलब आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते ऑनेस्टली कि वो केवल आर्टरीज के द्वारा निकलने वाला रिलीज होने वाला ब्लड होता है। दिस ब्लड कंटेन्स बोथ आर्टरियल ब्लीडिंग एंड ऑल्सो वेन्यूल्स ब्लीडिंग या वेन ब्लीडिंग। फाइन, बट ये जो ब्लड होता है मोस्टली क्लॉट नहीं होता। रेयरली फीमेल में जब बिगिनिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इनिशियली फर्स्ट और 2 days में कुछ क्लॉट्स आते हैं, कुछ क्लॉट्स का एक्सप्रेशन होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लीडिंग फ्रेश होती है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। क्या कारण है? तो ब्लड डज नॉट क्लॉट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिन। जो बेसिकली जो प्लाज्मिन एंजाइम है, या आप कह सकते हो जो प्लाज्मिन फैक्टर है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज दैट इट डज नॉट ब्लड डज नॉट क्लॉट। एक्चुअली प्लाज्मिन क्या करता है, प्लाज्मिन विल लिक्विफाई द ब्लड। प्लाज्मिन क्या कर देता है, ये ब्लड को पानी जैसा बना देता है। इट विल लिक्विफाई द ब्लड, ब्लड को लिक्विफाइड कर देता है, या इट विल लिक्विफाइड द ब्लड बेसिकली। ऑलराइट, ये चीज याद रखना, इट विल लिक्विफाई द ब्लड। ऑलराइट, चलिए तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिन। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ आपको इंट्रोडक्टरी चीजें थी रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम लोग डीप में चलते हैं, थोड़ा सा आगे डीप में लाइक डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज दी लाइक फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या फिजियोलॉजी होती है, क्या रीजन होता है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, हाउ ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल
बेसिकली कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में रोल किसका होता है? देयर विल बी रोल ऑफ HPO एक्सिस। बस ये चीज आपको सबसे ज्यादा मेनली याद रखनी है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी में किसका रोल होता है? HPO एक्सिस का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HPO एक्सिस एंड ऑल, वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन। तो एक प्लीज एक चीज तो ये याद रखना, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी में किसका रोल है? देयर विल बी अ रोल ऑफ HPO एक्सिस। अब व्हाट इज दैट वन, ये चीज क्या है? H मीन्स हाइपोथैलेमस, P मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पर मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी की हम लोग बात करेंगे, एंड O मीन्स ओवेरीज। ऑलराइट, सो आपने क्या देखा? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरीज, ये तीनों मिलके HPO, ये एक एक्सिस बनता है। इस एक्सिस को बोलते हैं HPO एक्सिस, और ये एक बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। प्लीज ये चीज याद रखना। तो यही इसकी एक मेन फिजियोलॉजी होती है, दैट इज द मोस्ट कॉमन रोल ऑफ द HPO एक्सिस। ऑलराइट, फाइन। सो बेसिकली अब इस HPO एक्सिस के द्वारा कैसे एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेटेड होता है, चलिए हम वो बात भी कर लेते हैं। Guys, usually the hypothalamus it releases the GnRH hormone, GnRH. The full form of GnRH is gonadotrophic releasing hormone, gonadotrophic releasing hormone, ये GnRH की फुल फॉर्म होती है। GnRH hormone, it will travel to the anterior pituitary through the pituitary portal circulation. Pituitary portal circulation के द्वारा GnRH will reach to anterior pituitary, and anterior pituitary will release FSH, शुरुआत में पहले FSH बाद में LH भी, so it will release FSH and LH. These hormones they will act on the ovary, ये हार्मोन ओवेरी पे एक्शन करेंगे। व्हेन इट एक्ट ऑन द ओवेरी, ओवेरी इज डूइंग टू बेसिक फंक्शन। वन इज ओवेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन, ओवेरी क्या करेगा? ओवम को रिलीज करवाएगा, मतलब ओवुलेशन। एंड द सेकेंड फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। मतलब ओवरी का दूसरा काम क्या होगा? ओवरी विल प्रोड्यूस दी एस्ट्रोजन एंड प्रोडक्शन। ये दो और बड़े काम होंगे रिलेटेड टू दी ओवरीज। तो गाइज आपने समझ में आया होगा, लाइक बेसिकली मैंने क्या बताया? हाइपोथैलेमस सबसे पहले इट विल कॉज द रिलीजिंग ऑफ GnRH, मतलब गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन, जब ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे अपनी एक्टिविटी करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करेगा, FSH मतलब फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल्स पे काम करेगा। ओवेरियन फॉलिकल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवेरी के अंदर काम करेगा, और ये क्या करवाएगा? ओवुलेशन करवाएगा। फाइन। तो बेसिकली आपने देखा कि इस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम चलता है। अब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए जब बात करें थे हम लोग, तो ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दिस हार्मोन विल एक्ट ऑन दी यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ये हार्मोन किस पे काम करते हैं? यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे काम करते हैं। जब यूट्राइन एंडोमेट्रियम के ऊपर, या व्हेन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम गेट द वेरी लेस सप्लाई ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, देन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विल टेक प्लेस। अगर यूट्रस की एंडोमेट्रियम के पास, अगर यूट्रस की एंडोमेट्रियम को ओवेरी के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों अगर बराबर अमाउंट में मिलते रहते हैं, व्हेन दे गेट द इक्वल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, द ओवेरी विल बी हैप्पी, और यू कैन से दैट यूट्राइन एंडोमेट्रियम विल बी मोर हैप्पी, ये एकदम से खुश रहेगा। अब बात ये होती है, जब यूट्राइन एंडोमेट्रियम के पास
जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होंगे तो क्या मैटर करेगा? देन द एंडोमेट्रियम जो है वो नाराज हो जाएगी, इट विल बी वेरी सैड। जब यूट्राइन एंडोमेट्रियम नाराज होगी, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ रप्चर ऑफ आर्टरीज, स्मॉल आर्ट्रियोल्स, आई कैन से आर्टरी नहीं बताऊंगा, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है आर्टरी के कारण से, आर्ट्रियोल्स, देयर विल बी रप्चर ऑफ स्मॉल आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स। जब उनका रप्चर होगा देयर विल बी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, आई कैन से दैट वन। सो ये सारी चीजें थी, these all factors responsible for the normal menstrual cycle. So this was the basic physiology of a normal menstrual cycle. Hypothalamus, GnRH, anterior pituitary, FSH-LH, ovulation, estrogen progesterone। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम पे काम किया तो एंडोमेट्रियम खुश था। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम पे नहीं पहुंचे, जब नहीं पहुंचे इसका मतलब एंडोमेट्रियम नाराज हो गया, एंडोमेट्रियम का सेडिंग स्टार्ट हो गया, एंडोमेट्रियम वहां से खत्म होना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होने लग गई। सो गाइस, दिस वाज रिगार्डिंग द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग दी क्राइटेरिया ऑफ ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फॉलो होना होता है, मतलब दैट हैज टू बी फॉलोड। अगर वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं होंगे कभी भी एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आप नहीं बोल सकते। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ फाइन, there are three basic criteria of a normal menstrual cycle. Number one criteria is that HPO axis must be coordinated, means HPO axis must be proper coordinated, मतलब सही तरीके से। कहने का मतलब यह है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, ये सारा मिलके एकदम प्रॉपर तरीके से अपना काम करें। सारे हार्मोन जितना इनका काम है उतना लेवल पे हार्मोन्स रिलीज होते रहें। अगर ये HPO एक्सिस प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड होगा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। नंबर वन फैक्टर। दूसरा क्राइटेरिया है द एंडोमेट्रियम should respond to ओवेरियन हॉर्मोन। मतलब ये हुआ कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसको भी प्रॉपर रेस्पॉन्स देना है। किसके लिए? जो ओवेरियन हॉर्मोन्स के लिए। ओवरीज के द्वारा आप सबको पता है दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पहले एस्ट्रोजन रिलीज होता है, बाद में थोड़े टाइम बाद में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। तो ओवरीज के ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये एंडोमेट्रियम की ड्यूटी बनती है कि इट शुड गिव प्रॉपर रेस्पॉन्स। इनको प्रॉपर रेस्पॉन्स करेगा तो ओवरी भी खुश, एंडोमेट्रियम भी खुश, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। तीसरा, देयर शुड बी मैं ऐसे लिखूंगा इसको, आउटफ्लो ट्रैक्ट, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वेजाइना, द आउटफ्लो ट्रैक्ट शुड बी पेटेंट। मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो हो गया, बट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद में सर्विक्स के आगे क्या होता है? वेजाइनल कैविटी, जो वेजाइनल ट्यूब है दैट शुड बी पेटेंट। अगर मान लीजिए वेजाइना है, वेजाइना इज कवर्ड बाय द हाइमन या वेजाइना इज अब्सेंट, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में टॉपिक भी डिस्कस भी किया था, तो उनके कारण क्या होगा? यूट्रस से ब्लीडिंग होती रहेगी बट ब्लड विल नॉट कम आउट, ब्लड विल नॉट बी कमिंग आउट, ब्लड विल बी कलेक्टेड इनसाइड। इसका मतलब क्रिप्टोमेनोरिया, तो वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं आता है। तो इसका मतलब थर्ड क्राइटेरिया क्या लिखा है मैंने? द आउटफ्लो, जो एक्सक्रीटरी पाथवे है, द आउटफ्लो ट्रैक्ट शुड बी पेटेंट, ये भी पेटेंट होना चाहिए। ये तीन बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं फॉर ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट वन, HPO axis should be proper coordinated, endometrium should respond to the ovarian hormones, and the outflow tract, it means the vagina should be patent, मतलब it should not be obstructed, it should not have any septum or it should not have any complete closing by the hymen. Alright guys, so basically I hope that the criteria for a normal menstrual cycle is well cleared for you guys. शायद ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं
लाइक फर्दर प्रोसेस के बारे में, आगे की चीजों के बारे में। अब जब किसी फीमेल को एक बार नॉर्मल जब मेंस्ट्रुएशन होता है, एक बार नॉर्मल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है या होने को है, जस्ट प्रायर टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल या एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या क्या बेसिक सिम्टम्स होते हैं? मतलब जब फीमेल को जब एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगा तो व्हाट आर द बेसिक सिम्टम्स में अपीयर? देखिए, जब फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगा, देयर विल बी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, देयर विल बी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग तो होगा, दैट इज ए विजिबल सिम्टम। इसके अलावा क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? Few female they may have lower abdominal pain, क्या हो सकता है फीमेल को? लोअर abdominal पेन भी हो सकता है, दो चीजें। तीसरा, देयर कुड बी हैवी डिस्चार्ज, वेजनल डिस्चार्ज बढ़ सकते हैं, दो तीसरा पॉइंट। सो दैट देयर कुड बी हैवीनेस ऑफ द ब्रेस्ट, वहां पे ब्रेस्ट का हैवीनेस भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ब्रेस्ट हैवीनेस नंबर 1 पॉइंट आई टोल्ड। नंबर 2, देयर वुड बी लोअर abdominal पेन which could be radiating little bit but not heavy pain, it will be dull pain most probably. ऑलराइट, दो हो गए। नंबर 3, देयर कुड बी विजिबल सिम्टम्स, दैट इज ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग विल बी प्रेजेंट। वेरी रेयरली द फीमेल विल हैव हेडेक, यूजुअली हेडेक विल नॉट बी प्रेजेंट, या फीमेल शुड नॉट हैव हाई ग्रेड फीवर ऑल्सो। वहां पे टेम्परेचर भी 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, एंड फीमेल शुड नॉट हैव वेरी सीवियर हेडेक। अगर टेम्परेचर एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में मोर देन 100 डिग्री है, देन बेसिकली इट इंडिकेट्स द इंफेक्शन, it indicates the infection. It means that a normal menstrual cycle should not have the temperature for more than 100 degree Fahrenheit. All right guys, fine. इसके अलावा एक फीमेल को, द फीमेल शुड बी वेल लर्न। अगर किसी फीमेल में, किसी बेबी में, फीमेल बेबी में जब फर्स्ट टाइम मेनार्की स्टार्ट हुआ है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ लाइक सोशल इकोनॉमी, जो एक्टिविस्ट होते हैं, दोज आर गिविंग एजुकेशन, या इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, लाइक दे शुड टीच द फीमेल बेबी रिगार्डिंग दी मेंस्ट्रुअल हाइजीन। द मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, मतलब वहां पे साफ सफाई अच्छे से नहीं रखी गई, द फीमेल कैन डेवलप मेनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, लाइक सबसे बड़ा इन्फेक्शन पीआईडी, जिसको आप पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हो। द फीमेल कैन हैव मेनी सॉर्ट ऑफ लाइक यू कैन से फंगल इन्फेक्शन। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम द फंगल इन्फेक्शन, to prevent from fungal infection, to prevent from the pelvic inflammatory disease, the female should follow a proper like method of the menstrual hygiene. इसको menstrual hygiene का proper method follow होना चाहिए। All right, अब guys now let's discuss regarding the, अब हम लोग बात करते हैं regarding the menstrual phases या different phases of, we will discuss regarding the phases of menstrual cycle. डिफरेंट फेजेस ऑफ ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑलराइट गाइज, सो देयर आर, देखिए आप इसके बारे में, जब आप फेज के बारे में बात करते हो, स्टेजेस के बारे में बात करते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो आपको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी चाहिए? वी मे डिस्कस, एक तो हम बात करेंगे ओवेरियन स्टेजेस के बारे में या ओवेरियन फेजेस के बारे में, और दूसरा हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग दी यूट्राइन फेजेस का मतलब के बारे में। ओके, देखिए मतलब मेरा कहने का ये है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवरीज में भी चेंजेस आते हैं और यूट्रस में भी बदलाव आते हैं। मतलब देयर आर फ्यू थिंग्स, फ्यू फिजियोलॉजिकल व्हिच अकर्स इन द यूट्रस, फ्यू फिजियोलॉजिकल चेंजेस व्हिच अकर्स इन द ओवरी। कुछ बदलाव ओवरी में और कुछ बदलाव यूट्रस में होते हैं। अब जो ओवरीज में फेज होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग फोलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। मतलब फोलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज ये किसमें होती है? ओवरीज में। और यूट्रस में जो फेज होती है, जैसे सपोज ब्लीडिंग फेज, नेक्स्ट वन इज दी प्रोलिफरेटिव फेज, एंड लास्ट वन secretory phase. So welcome back after the break. Dear students, like we have discussed regarding the basics of the introduction of menstrual cycle. Before the break we have discussed regarding the different physiological factors related to the normal menstrual cycle. We discussed regarding the criteria of a normal menstrual cycle. एंड इसके अलावा हमने डिस्कस किया, लाइक जो हमारा टॉपिक जिसके बारे में हमें बात कर रहे थे, डिफरेंट यूट्राइन चेंजेस एंड ओवेरियन चेंजेस। यूट्रस में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या फेजेस होती हैं,
एंड ओवरीज में क्या क्या बेसिक फेजेस होती हैं। तो अब हम लोग ब्रेक से पहले हमने इसके बारे में स्टार्ट किया था, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवेरियन चेंजेस की या ओवेरियन फेजेस के बारे में। ऑलराइट, ओवरीज में क्या चेंजेस होंगे, ओवरीज में क्या फेजेस आएंगी। सबसे पहले यहां पर होगा फोलिकुलर फेज। ओके, तो ओवरीज में बेसिकली दो फेज होती है, एक फोलिकुलर फेज होता है और दूसरे वाला ल्यूटियल फेज होता है। तो हमारे पास सबसे पहले है फोलिकुलर फेज। अब नाम फोलिकुलर फेज है, मतलब फोलिकल से रिलेटेड बात हो रही है। तो बेसिकली फोलिकुलर फेज में आपको क्या, किस चीज के ऊपर या किस पॉइंट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। इस फोलिकुलर फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो है फ्रॉम दी 6 to 14 डेज। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, 28 डेज का। तो उस 28 डेज के साइकिल में 6 to 14 डेज का जो पीरियड होता है वो कौन सी फेज का होता है, फोलिकुलर फेज का पीरियड होता है। तो ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज व्हाट हैपेंस, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या होगा, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। अब ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। फाइन, व्हाट आर द बेसिक डेवलपमेंट चेंजेस या व्हाट आर द बेसिक चेंजेस अकर्स इन द फॉलिकल्स। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। फाइन, देखिए गाइस, बेसिकली जो ओवेरी होता है, मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया था। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा रहा था वहां पे मैंने एक चीज के ऊपर फोकस किया था। मैंने एक चीज के बारे में आपको बताया था, दैट वाज रिगार्डिंग दी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। मैंने ओवेरी की स्ट्रक्चर बताई थी आपको। रिगार्डिंग द ओवेरी स्ट्रक्चर्स आई टोल्ड यू दैट देयर आर लाइक टू बेसिक थिंग्स इन द ओवेरी। वन इज द आउटर कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द ओवेरी एंड वन इज द मेडुला पार्ट ऑफ द ओवेरी। बेसिकली जो कॉर्टेक्स पार्ट जो कि आउटर पार्ट होता है, दैट कंटेन्स द फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स। तो बाहर वाले हिस्से में फॉलिकल्स होते हैं और अंदर वाले पार्ट में क्या होते हैं, बेसिकली देयर विल बी मेडुला पार्ट जो है अंदर वाला हिस्सा जिसको मेडुला बोलते हैं। मेडुला पार्ट के अंदर ब्लड वेजल्स, नर्वस सेल्स, बेसिकली लिम्फेटिक वेजल्स, ये सब कुछ मेडुला पार्ट में होता है। तो जो फॉलिकुलर फेज है उसमें बेसिकली ओवरीज के जो बाहर कॉर्टेक्स पार्ट में जो फॉलिकल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली चलिए अब इसके ऊपर चलता हूं मैं आपको। यूजुअली एट 20 वीक ऑफ फीमेल फीटस, मैंने क्या लिखा है, एट दी 20 वीक ऑफ फीमेल फीटस। एक फीमेल फीटस जिसके 20 वीक का है, मदर के यूट्रस में है, उसमें कितने फॉलिकल्स होते हैं, अराउंड 6 to 7 मिलियन फॉलिकल। मैं कितने फॉलिकल बता रहा हूं, अराउंड 6 to 7 मिलियन फॉलिकल। मतलब एक ओवेरी के अंदर 6 से 7 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं जब वो फीमेल बेबी अपने मदर के यूट्रस में है, 20 वीक पे है। याद रखना, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ऑलराइट, सो टोटल 6 to 7 मिलियन। नाउ एट बर्थ, जब यही फीमेल बेबी जन्म लेगा, एट बर्थ के समय इसी बेबी में करीबन 3 to 4 मिलियन फॉलिकल्स होंगे। कितने, 3 से 4 मिलियन फॉलिकल्स होंगे। सेम चीज, या आप कह सकते हो आफ्टर प्यूबर्टी, नेक्स्ट प्यूबर्टी के बाद कितने रहेंगे, देयर विल बी अराउंड 4 लाख, अराउंड 4 लाख ओवेरियन फॉलिकल विल बी देयर। करीबन 4 लाख के आसपास ओवेरियन फॉलिकल बचेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे फीमेल के बेबी का एज बढ़ता चला गया ओवरी का, वैसे वैसे फॉलिकल्स के नंबर कम होते चले गए। तो ओवेरियन फॉलिकल्स जो पहले 6 to 7 मिलियन थे, वो बाद में 3 से 4 मिलियन हो गए एट बर्थ। और प्यूबर्टी के बाद, जब मेनार्की के बाद में मेंस्ट्रुअल चाइल्ड एज होता है, उसमें 4 लाख फॉलिकल्स हो गए। और आफ्टर मेनोपॉज देयर विल बी लेस देन 10,000 ओवेरियन फॉलिकल। कितना बताया मैंने, देयर विल बी लेस देन 10,000 ओवेरियन फॉलिकल्स। सो बेसिकली लाइक व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझ में आया, देयर विल बी लेस देन 10,000 ओवेरियन फॉलिकल्स। केवल इतने ही ओवेरियन फॉलिकल्स बचेंगे। बाकी ओवेरियन फॉलिकल्स का क्या होगा,
द नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स विल बी डिक्रीज या ओवेरियन फॉलिकल विल बी डिक्रीज स्लोली, इनके नंबर धीरे धीरे अपने आप कम होने चले जाएंगे। ऑल राइट, बात किया था रिगार्डिंग द डिफरेंट फेजेस, वी डिस्कस रिगार्डिंग दी ओवेरियन फेजेस, हमने ओवेरियन फेज के बारे में या ओवेरियन चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स के बारे में बात किया था, दैट वाज दी फॉलिकुलर फेज एंड दी ल्यूटियल फेज। तो हमने किसके बारे में बात किया, वी डिस्कस रिगार्डिंग द फॉलिकुलर फेज एंड दी ल्यूटियल फेज। नाउ इसके अलावा हमने ओवरीज के अलावा बात की थी यूट्रस के बारे में, और मैंने कहा था कि यूट्रस में हम बात करेंगे एक तो ब्लीडिंग फेज की, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग ब्लीडिंग फेज, we will discuss regarding proliferative and we will discuss regarding secretory phases. all right, तो ये जो ब्लीडिंग फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, सेक्रेटरी फेज है, ये तीन फेज होती हैं एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 0 to 28 डेज का होता है इन दी यूट्रस। तो ये बदलाव किसमें या फेजेस किसमें चलती हैं, यूट्रस में। मीनवाइल इसी समय किसमें, ओवेरीज में या ओवेरी के अंदर बेसिकली क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस होते हैं या क्या फेजेस होती हैं। तो ओवेरीज विल हैव फॉलिकुलर फेज एंड दी ल्यूटियल फेज। अब हम लोग पहले थे कि फर्स्ट क्या होती है फॉलिकुलर, सेकंड फेज क्या होती है ल्यूटियल। यहाँ पे फर्स्ट ब्लीडिंग, दूसरी प्रोलिफरेटिव एंड तीसरी सेक्रेटरी फेज। ऑल राइट, तो गाइज अब बेसिकली अगर आप बात करो यूट्रस की, इफ यू टॉक अबाउट द यूट्रस, द ब्लीडिंग फेज ड्यूरेशन इज 0 to 5 डेज। ब्लीडिंग फेज का टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, 0 to 5 डेज। प्रोलिफरेटिव फेज का ड्यूरेशन होता है 6 to 14 डेज, 6 से लेके 14 दिन तक का होता है। एंड सेक्रेटरी फेज विल बी 15 to 28 डेज तक, 15 से लेके 28 दिन तक का होता है। तो 0 to 6, 0 to 5, 6 to 14, 15 to 28 डेज, ये पूरा मैंने कहा था ना 0 से 28 दिन का टोटल साइकिल हो गया। फाइन, मीनवाइल इसी समय ओवेरीज में दो फेज है, फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल फेज। इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, फॉलिकुलर फेज का ड्यूरेशन होता है 6 to 14 डेज। याद रखना वहां पे 0 to 5 वाला, जो 0 to 5 जैसे ब्लीडिंग है, यहाँ पे ओवेरी में ऐसा कुछ नहीं होता। ओवेरीज में 0 to 5 डेज के पीरियड में ओवेरियन फॉलिकल्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। ओवेरियन फॉलिकल्स में स्लाइट डेवलपमेंट होता है, उसमें फॉलिकुलर फ्लूइड बढ़ता है, मतलब फॉलिकल्स में जो फॉलिकुलर फ्लूइड है उस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लग जाता है। उसके अलावा कोई ज्यादा बड़े बदलाव नहीं होते। तो फॉलिकुलर फेज यूजुअली बिगिन होती है फ्रॉम द 6th डे एंड इट विल कंटिन्यू अप टू द 14th डे। ऑल राइट, एंड द ल्यूटियल फेज विल बी 15 to 28 डेज। ये है ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन। ऑल राइट, तो अब आपको क्या चीज समझ में आई, यूट्रस का प्रोलिफरेटिव फेज, यूट्रस की प्रोलिफरेटिव फेज एंड ओवरीज का फॉलिकुलर फेज, दे विल रन बिगिन पैरेलल टू ईच अदर। दे विल रन पैरेलल टू ईच अदर का मतलब वो दोनों एक साथ चलेंगी, वो दोनों एक साथ फ्लो करेंगी। उसके बाद बेसिकली जो ल्यूटियल फेज है ओवरीज का या यूट्रस का सेक्रेटरी फेज है, दे विल रन पैरेलल। देखिए प्रोलिफरेटिव फेज का ड्यूरेशन है 6 से तोकदा, फॉलिकुलर का भी 6 से तोकदा। मतलब जिस समय यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज है उस समय ओवरीज में क्या है, फॉलिकुलर फेज है। जिस समय यूट्रस में सेक्रेटरी फेज है उस समय ओवरीज में कौन सी फेज रन कर रही है, ल्यूटियल फेज। तो बिकॉज दोनों का टाइमिंग भी सेम है, 15 से 28, इधर 6 से 14, इधर 6 से 14। तो ये चीज बड़ी फोकस करने वाली है आपको, यू शुड फोकस ऑन दिस वन ऑल्सो। मतलब ये दो फेज पैरेलल, देन सेक्रेटरी एंड ल्यूटियल फेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ऑल राइट, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में चलते हैं, गहराई में चलते हैं। चलिए, तो गाइस लेट्स बिगिन विद द ओवेरियन फेज फर्स्ट। अब हम लोग ओवेरियन फेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हार्मोन्स में बड़े चेंजेस आएंगे। तो अंडर द ओवेरियन फेज फर्स्टली ओवरीज में हम लोग जो चेंजेस की बात कर रहे थे, तो ओवरीज में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रिगार्डिंग दी फॉलिकुलर फेज। रिगार्डिंग दी फॉलिकुलर फेज, मैं फॉलिकल्स के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में बात करूंगा। तो फॉलिकुलर फेज का टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, 6 to 14 डेज। फर्स्टली ये चीज आपको याद रखनी है, फॉलिकुलर फेज में होता क्या है, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल्स का क्या होगा, देयर विल बी डेवलपमेंट होगा, वहां पर उनके अंदर बड़ा बदलाव आएगा। नेक्स्ट वन, अब एक चीज आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, पीछे की स्टोरी में लेके चलता हूँ। गाइज मैंने आपको ओवरीज में भी ये टॉपिक बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ
बेसिकली एट 20 वीक ऑफ फीमेल फीटस, द फीमेल फीटस का कितना डेज है? द फीमेल बेबी 20 वीक का है। एट 20 वीक ऑफ फीमेल फीटस, द फीमेल बेबी अपने मदर के यूट्रस में कितने वीक का है? 20 वीक का है। देयर विल बी अराउंड 6 to 7 मिलियन ओवेरियन फॉलिकल। एक ओवेरी में कितने फॉलिकल होते हैं? 6 से 7 मिलियन के आसपास ओवेरियन फॉलिकल होंगे एट द 20 वीक, 20 वीक पे, याद रखना। उसके बाद बेसिकली 1 मिलियन में कितने नंबर होते हैं? 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख। ऑलराइट, अब 20 वीक का फीमेल फिटस जब बर्थ लेगा तो एट बर्थ, जब बर्थ होगी इसी बेबी की, तो नंबर ऑफ फॉलिकल विल बी डिक्रीज, फॉलिकल की संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। देयर विल बी अराउंड 3 to 4 मिलियन फॉलिकल। कितने? 3 से 4 मिलियन फॉलिकल। देन एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद नंबर ऑफ फॉलिकल्स और कम हो जाएंगे। देयर विल बी अराउंड 4 लाख फॉलिकल। देखिए 3 से 4 मिलियन थे, मतलब 30 से 40 लाख, 30 से 40 लाख जो फॉलिकल्स थे वो कितने पे आ गए? केवल 4 लाख के ऊपर आ गए। तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैज बीन डिक्रीज ग्रेजुअली। तो फॉलिकल्स के नंबर जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, फॉलिकल्स का नंबर ग्रेजुअली कम होता चला जा रहा है। ओके, देन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, एट मेनोपॉज द फॉलिकल विल बी लेस देन 10,000। तो फॉलिकल्स का नंबर और ज्यादा कम हो गया। द फॉलिकल्स विल बी लेस देन 10,000 फॉलिकल। ऑलराइट, ये बात हो रही थी किसकी? ओवरीज में जो फॉलिकल्स प्रेजेंट है उनके बारे में बेसिकली बात हो रही थी कि फॉलिकल्स के नंबर में क्या बड़ा बदलाव आ रहा है। तो यू हैव सीन दैट द नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैज बीन डिक्रीज। अब अगले पॉइंट, एज आई सेड, देखिए एक और चीज याद रखना, बेसिकली फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से हार्मोन्स का क्या क्या रोल होता है, क्या जिम्मेदार होता है। तो बेसिकली गाइस, हार्मोन्स के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल होता है एफएसएच। तो एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होती है? एफएसएच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, कहां से रिलीज होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एफएसएच इज रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच को रिलीज करती है। सबसे बड़ी बात है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है उसका क्या काम होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही ओवरीज के अंदर आता है, इट विल स्टार्ट स्टिमुलेटिंग द ओवेरियन फॉलिकल्स। ये ओवरीज में जो फॉलिकल्स हैं, जो कि इमेच्योर फॉलिकल है, जिनको आपने प्राइमोडियल फॉलिकल्स बोला था, उन फॉलिकल्स में ये धीरे धीरे मैच्योरेशन करवाता है, उनका डेवलपमेंट करवाता है। तो गाइस देखिए, बेसिक जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो सबसे पहले एक ओवरीज में फॉलिकल्स का सिलेक्शन होता है। मतलब पहले फॉलिकल्स को चूज किया जाता है। ये फॉलिकुलर फेज का एक टाइमिंग होता है, सिलेक्शन ऑफ दी फॉलिकल्स, मतलब फॉलिकल्स को चूज करना कि भाई इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होगा, कौन कौन से फॉलिकल्स बड़े होंगे। तो वो फेज को बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ फॉलिकल्स। सिलेक्शन ऑफ फॉलिकल के बाद वहां पर होता है डोमिनेंसी ऑफ ए फॉलिकल। मतलब देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं इसके बारे में एग्जैक्टली एक बताया हुआ तो नहीं है कहीं पर भी, मीन्स एग्जैक्टली ये कहीं पर मेंशन नहीं है, बट एक ऐसा प्रेज्यूम किया जाता है। इस चीज को मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान से केवल आप सुनते रहना, इतनी इंपॉर्टेंट है ये, कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा माना जाता है, ये प्रेज्यूम किया जाता है कि बेसिकली करीबन करीबन द फॉलिकल्स विच आर नॉट एक्सपोज्ड बाय द प्रोजेस्टेरोन इन ए प्रीवियस साइकिल, दे विल बी गेटिंग सिलेक्शन इन द नेक्स्ट साइकिल। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मतलब जो फॉलिकल लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन के द्वारा इफेक्ट नहीं हुए थे, या जिससे प्रोजेस्टेरोन का असर नहीं हुआ था, एक्सपोज नहीं हुए थे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से, वो हार्मोन जो बच गए, भाई कि कहते हैं कि एक बिल्डिंग में फायरिंग हो रही थी, उस फायरिंग के अंदर 10 लोगों को गोलियां लग गई, बाकी जो 50 लोग थे वो कोने में बच गए। तो जो लोग बच गए वो अगले साइकिल में जब ब्लीडिंग वहां पर फायरिंग होगी तो उस समय यूज हो जाएंगे। सेम चीज लाइक दैट, जो फॉलिकल्स प्रोजेस्टेरोन से एक्सपोज नहीं हुए थे, जिन पे कोई असर नहीं था प्रोजेस्टेरोन का, उन फॉलिकल्स का सिलेक्शन होता है किसके लिए? नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो वो फॉलिकल्स अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं, प्राइमोडियल
फोलिकल, इसको जब एफएसएच मिलेगा इट विल बी ए मैच्योर्ड फोलिकल। ये क्या हो जाएगा? एक मैच्योर्ड फोलिकल हो जाएगा। मैच्योर्ड फोलिकल में से किसी एक फोलिकल को एफएसएच मिलेगा, इट विल बी ए ग्राफियन फोलिकल। मैंने क्या लिखा है? ग्राफियन फोलिकल। और एक मैच्योर्ड ग्राफियन फोलिकल की क्या साइज होती है? याद रखना 20 mm, मतलब 2 सेंटीमीटर के आसपास। आप अल्ट्रासोनोग्राफी से जब ओवेरी देखोगे नियर बाई द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? 14th डे। तो 14th डे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है उससे थोड़ा सा पहले, मतलब ग्राफियन फोलिकल के रप्चर होने से पहले अगर आप इस ग्राफियन फोलिकल की साइज देखोगे तो करीबन कितनी मिलेगी? 20 mm। क्या साइज मिलेगा? करीबन 20 mm। ऑल राइट, ये चीज याद रखना। तो बेसिकली हुआ क्या? प्राइमोडियल फोलिकल्स मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया, जो लकी थे उनका सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन के बाद उन फोलिकल्स को क्या मिला? दे विल गेट द एफएसएच, दे विल गेट द एफएसएच। एफएसएच आता कहां से है? एफएसएच आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। फाइन। एफएसएच का रिलीज कैसे होता है? एफएसएच रिलीज होता है ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की ये चीज लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना। एस्ट्रोजन की नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा एफएसएच रिलीज होता है, और एस्ट्रोजन की पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा एलएच रिलीज होता है। प्लीज याद रखना, मैंने क्या बोला? एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आगे जब हम लोग ओबीजी के बाद में जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर हमारे पास ये टॉपिक आएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये हार्मोन्स की स्टोरी होती है। तो एस्ट्रोजन की जब नेगेटिव फीडबैक होता है तो क्या चीज रिलीज होता है? एफएसएच। और पॉजिटिव फीडबैक किसका? सेम एस्ट्रोजन का ही। तो क्या चीज रिलीज होती है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये चीज याद रखना। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कारण क्या हुआ? द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रोजन विल लीड टू एफएसएच रिलीजिंग द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या रिलीज होगा? एलएच हार्मोन रिलीज होगा। ऑलराइट, तो देखिए हुआ क्या, मैंने क्या चीज बताई आपको? मैंने आपको बताया है कि एस्ट्रोजन की पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से एफएसएच रिलीज हुआ। उसने क्या काम किया? प्राइमोडियल फोलिकल्स को मैच्योर फोलिकल्स में बदला, और फाइनली उनमें से जितने फोलिकल्स बड़े हुए थे उनमें से कोई एक फोलिकल क्या बदल गया? ग्राफियन फोलिकल में चेंज हो गया। यूजुअली ऐसा कहते हैं कि एक ग्राफियन फोलिकल को, मतलब बेसिकली जैसे सपोज 1000 फोलिकल्स थे, 1000 फोलिकल्स का मेच्योरेशन हुआ, उनमें से कोई एक फोलिकल को एफएसएच का ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगा, उसको बोलते हैं डोमिनेंट फोलिकल। मतलब जिसने माहौल को डोमिनेट कर लिया, जिसने अतिक्रमण कर लिया, उसका नाम होगा ग्राफियन फोलिकल। नाउ देखिए गाइस, ऐसा माना जाता है कि इट टेक्स एटलीस्ट 80 to 85 डेज फॉर ए फोलिकल फॉर द डोमिनेंसी। एक फोलिकल को माहौल को डोमिनेट करने के लिए, मतलब एक फोलिकल को ग्राफियन फोलिकल बनने के लिए एटलीस्ट 80 to 85 डेज लग जाते हैं। कितना दिन? 80 से 85 दिन लग जाते हैं एटलीस्ट एक फोलिकल को एक पूरा मेच्योर ग्राफियन फोलिकल का जैसा माहौल क्रिएट करने के लिए। फाइन। तो देखा आपने फोलिकुलर फेज में क्या होता है? फोलिकुलर फेज में फोलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। प्राइमोडियल फोलिकल्स मैच्योर फोलिकल में बदलते हैं, और उनमें से एक फोलिकल जो कि बड़ा हो जाता है अपनी साइज में, जिसकी साइज करीबन 20 mm होती है, उसको बोलते हैं ग्राफियन फोलिकल। आगे देखिए, अब बेसिकली फोलिकुलर फेज से क्या रिजल्ट निकलेगा? तो जो मैच्योर्ड फोलिकल्स हैं, मैच्योर्ड फोलिकल्स, इनका क्या काम होगा? इनका क्या फंक्शन होगा? मैच्योर फोलिकल्स दे विल रिलीज दी एस्ट्रोजन हार्मोन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ओवेरीज के द्वारा एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करता है? मैच्योर्ड फोलिकल्स। जो ओवेरियन फोलिकल्स होते हैं, द ओवेरियन फोलिकल विल रिलीज दी एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। प्लीज याद रखना, इसको एंडोजिनस एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। दिस इज द एस्ट्रोजन व्हिच इज रिलीज फ्रॉम दी ओवेरियन फोलिकल्स। ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्राफियन फोलिकल है, कौन सा फोलिकल बताया मैंने? ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल का काम होगा एक तो एस्ट्रोजन को रिलीज करना, और दूसरा इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी
डेवलपिंग ओवम। जो ओवा जो पहले प्राइमरी oocyte था, देन आगे चल के वो सेकेंडरी oocyte बन गया। ओके, मेच्योर ओवम मतलब सॉरी सेकेंडरी oocyte ही बोलूंगा मैं उसको, फाइन। तो जो सेकेंडरी oocyte था जो कि अभी ओवुलेशन नहीं हुआ था, रप्चर नहीं हुआ था, उससे पहले उस ओवम को बड़ा करना, उस ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? इसी ग्राफियन फोलिकल का होता है। तो ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जिससे क्या होगा, ओवम विल बी उसमें लाइक बेसिकली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, जो सेल डिवीजन की डिफरेंट फेजेस हैं वो टेक्स प्लेस होंगी। ऑलराइट गाइस, फाइन। सो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट दी फोलिकुलर फेज। ये था रिगार्डिंग दी फोलिकुलर फेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोलिकुलर फेज, यू विल जस्ट रिप्लाई दी एफएसएच। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोलिकुलर फेज, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फोलिकुलर फेज के लिए? आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए एफएसएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक फोलिकुलर फेज के बाद अगली जो हमारी फेज है दैट इज द लूटियल फेज। फाइन। तो गाइस फोलिकुलर फेज के बदले में हमें मिला क्या? क्या फायदा हुआ फीमेल को फोलिकुलर फेज से? फोलिकुलर फेज से ये फायदा हुआ, एक तो ग्राफियन फोलिकल बन गया, और ग्राफियन फोलिकल जैसे सपोज लाइक ओवरी था, मान लीजिए, रफ आइडिया दे रहा हूं आपको डायग्राम के रूप में, ये हो गया इसमें ग्राफियन फोलिकल। इसके अंदर बाहर की तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं, देयर विल बी ग्रेन्युलोसा सेल्स। ओके, इनके ऊपर कुछ और सेल्स होते हैं जिनको थीका इंटरना या थीका एक्सटर्ना भी बोला जाता है। मतलब एक तो हो गई ग्रेन्युलोसा सेल्स, मैं फोलिकल की बात कर रहा हूं। ग्रेन्युलोसा सेल्स के अलावा थीका इंटरना, देन थीका एक्सटर्ना, ये अलग अलग डिफरेंट सेल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप लेयर्स बोल सकते हो। किसके ऊपर? फोलिकल्स के ऊपर। इस फोलिकल के अंदर फोलिकुलर फ्लूइड भी होता है। इस फोलिकुलर फ्लूइड में एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, कई सारे हार्मोन्स भी मिक्स होते हैं। फाइन। इसी फोलिकल के अंदर यहां पे देयर विल बी ए ओवम, जो एक डेवलपिंग एक मेच्योर ओवम है। जिस ओवम को इसको आपको सेकेंडरी oocyte बोलोगे, दिस सेकेंडरी oocyte विल बी देयर। तो जो ग्राफियन फोलिकल बड़ा हुआ था, बहुत सारे फोलिकल थे, उसमें से ये फोलिकल एक सबसे बड़ा फोलिकल था, इसका नाम रख दिया हमने ग्राफियन फोलिकल। तो इस ग्राफियन फोलिकल ने हमें क्या दिया रिटर्न में? इसने एक तो हमारे ओवम को न्यूट्रिशन दिया, ओवम को न्यूट्रिशन के अलावा इसने क्या प्रोड्यूसन किया? बहुत हाई अमाउंट में इसने प्रोडक्शन किया एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। ऑलराइट, ये दो चीजें मिली हमें रिटर्न में। फाइन। अब अगली फेज जो थी वो थी ल्यूटियल फेज। देखिए मैंने क्या कहा, 6 to 14th डे तक, 6 से लेके 14 दिन तक कौन सी फेज चलती है? फोलिकुलर फेज। जैसे ही 14th डे होता है, हमारा ये माना जाता है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली मैं नहीं कहूंगा, एवरेज आप कह सकते हो 14th डे क्या होता है? ऑन 14th डे देयर विल बी ओवुलेशन। 14th डे क्या होगा? ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है? इट इज दी रप्चर ऑफ ग्राफियन फोलिकल। मैंने क्या लिखा? ओवुलेशन का मतलब इट इज दी रप्चर ऑफ ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल का रप्चर होना, एंड रिलीज ऑफ ओवम। क्या लिखा है मैंने? रिलीज ऑफ ओवम, रप्चर ऑफ द ग्राफियन फोलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। मतलब ग्राफियन फोलिकल का फट जाना और उसमें जो ओवम था उसका बाहर रिलीज हो जाना जेनाइटल रिज में, वो कहलाता है ओवुलेशन। और ओवुलेशन कौन सी दिन हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली 14th डे हो रहा है। ऑलराइट, अब एक इंटरेस्टिंग चीज, अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन? दैट इज दी एलएच, दैट इज दी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग वर्ड है, इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। ल्यूटिनाइजिंग जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और ल्यूटिनाइजिंग का मतलब होता है ल्यूटिनाइजेशन। ग्रीक लैंग्वेज में कहां से लिया गया ये वर्ड? ल्यूटिनाइजेशन से। और ल्यूटिनाइजेशन वर्ड का मतलब होता है रप्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूटिनाइजेशन? इट मीन्स रप्चर। बेसिकली इसका मतलब होता है रप्चर होना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओवुलेशन। ये बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओवुलेशन?
योर फर्स्ट सेक्शन पहला आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज दी LH। कहां से रिलीज होता है LH? LH भी कहां से रिलीज हो रहा है? LH भी रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑल राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी LH हार्मोन रिलीज करती है अलोंग विद दी FSH। ऑल राइट गाइस, अब मैंने आपको क्या बताया, मेरा क्वेश्चन ये था कि 14th डे क्या होता है? 14th डे होता है ओवुलेशन। जैसे ही ओवुलेशन कंप्लीट होता है, मतलब ओवम बाहर रिलीज हो गया, ग्राफिन फॉलिकल फट गया, अब उसके बाद अगली फेज जो होगी उसका नाम है ल्यूटियल फेज। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ल्यूटियल फेज। ऑल राइट, मतलब आपको चीज समझ में आई? फॉलिकल्स बड़े हुए, ग्राफिन फॉलिकल बन गया, उस ग्राफिन फॉलिकल का 14th डे क्या हो गया? वो फट गया, वो रप्चर हो गया। उसके बाद क्या हुआ? वो ग्राफिन फॉलिकल जब फटा, रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद ओवम था वो बाहर रिलीज हो गया, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया, ठीक है। और उसके बाद में जो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल था उसका क्या नाम होता है? उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम के बनते ही कौन सी फेज शुरू हो जाती है? ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन क्या होता है? इसका ड्यूरेशन होता है 15 to 28 डेज। 15 to 28 डेज इसका टोटल ड्यूरेशन होता है। तो जैसे फॉलिकुलर फेज के लिए FSH रिस्पॉन्सिबल था, ल्यूटियल फेज के लिए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? So the responsible hormone is LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटियल फेज के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा? LH। प्लीज याद रखना, फॉलिकुलर फेज के लिए FSH था, ल्यूटियल फेज के लिए LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अगला क्वेश्चन। अब जैसे ही ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन में क्या हुआ? रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल। तो उसके बाद में क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं? द रप्चर्ड पीस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। द रप्चर्ड पीस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का वह रप्चर्ड पीस जो कि फट गया था उसका नाम क्या रख दिया आपने? कॉर्पस ल्यूटियम। इट्स ए येलोइश लेयर यू कैन से, या इट्स ए येलोइश प्रोडक्ट। मतलब इस लेयर का जो ग्राफिन फॉलिकल जो फट गया था, उस फटे हुए हिस्से को बाद में कितना कलर होता है उसका? ऑलमोस्ट लाइट येलोइश कलर होता है, मतलब हल्का पीले कलर का होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ऑल राइट, तो जो ग्राफिन फॉलिकल जो कि 20 mm जैसे सपोज जो ग्राफिन फॉलिकल इतना बड़ा था, उस ग्राफिन फॉलिकल जो आप भी फट गए हैं, ऑल राइट, आप इसका नाम क्या रखोगे? इसका नाम होगा कॉर्पस ल्यूटियम। ऑल राइट, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होना एंड कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा हार्मोन्स को प्रोडक्शन करना, ये सारे काम किसमें होते हैं? ल्यूटियल फेज में होते हैं। तो व्हाट आर द एक्टिविटी विल टेक प्लेस? इसके अंदर एक्टिविटीज क्या होती है? इसके अंदर होते हैं बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मैं शॉर्ट में CL लिख रहा हूं, ध्यान रखना। तो पूरी ल्यूटियल फेज में किसकी एक्टिविटी होंगी? देयर विल बी एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पस ल्यूटियम की क्या बेसिक एक्टिविटीज होती हैं। गाइज, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज स्किप कर दी। मैंने आपको यहाँ पर यह बताया कि कैसे फॉलिकल्स बड़े होते हैं और फॉलिकल्स के रप्चर होने के बाद जो चीज बनती है कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। मैंने आपको एक चीज ये नहीं बताया कि जो कॉर्पस, वो जो ग्राफिन फॉलिकल है, वो रप्चर होता कैसे है, उसके बारे में आपको अभी मैं डिस्कस करूंगा। मेरा एक छोटा सा टॉपिक आएगा ओवुलेशन। मैं उस ओवुलेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे जो ग्राफिन फॉलिकल है उसका रप्चर होता है। ऑल राइट, तो ल्यूटियल फेज में आपने देखा, आपने ल्यूटियल फेज में देखा there will be formation and development of corpus luteum. The formation and development of corpus luteum phase is called luteal phase. कौन सा हार्मोन जिम्मेदार था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ऑल राइट, अब बेसिकली जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड लिटिल बिट लेस अमाउंट ऑफ
एस्ट्रोजन। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में किसका प्रोडक्शन करेगा? प्रोजेस्टेरोन का। वो ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करेगा प्रोजेस्टेरोन का, और कम अमाउंट में प्रोडक्शन करेगा किसका? एस्ट्रोजन का। मतलब कुल मिला के प्रोडक्शन जरूर करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का करेगा, बट आपका मेन फोकस जब आप कॉर्पस ल्यूटियम पढ़ते हो तो आपका होना चाहिए प्रोजेस्टेरोन के ऊपर। मतलब ज्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ? प्रोजेस्टेरोन का। किसका प्रोडक्शन कम हुआ? एस्ट्रोजन का। ऑल राइट, ये चीज भी हमारी कंप्लीट हुई। नाउ कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस किसके द्वारा होता है? बाय दी एलएस। प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चन एम्स के एग्जाम में पूछा था, लाइक आई थिंक 2016 में ही था ये क्वेश्चन, कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। योर डायरेक्ट आंसर विल बी एलएच। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन रखता है? मतलब ये जो पीरियड है अपना 15 से 28 दिन वाला, कौन मेंटेन करता है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये चीज आपको बेसिकली याद रखनी है, मतलब एलएच हार्मोन ही इसको मेंटेन करेगा। नाउ आपने कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन देखा। कॉर्पस ल्यूटियम जो बिल्डिंग बनी, मतलब जो एक फॉलिकल बन रहा था येलोइश कलर का, उसके बारे में आपने पढ़ा कि इसको मेंटेन कौन कर रहा था। अब अगला फंक्शन, इस कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या होगा? सो नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ऑलराइट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। शॉर्ट में क्या लिखा हूं मैं? CL, कॉर्पस ल्यूटियम। फ्यूचर की बात होती है, इस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब फीमेल ने अगर कंसीव किया, प्रेग्नेंट हुई, तो क्या होगा? अगर कॉर्पस ल्यूटियम, सपोज कीजिए अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम को क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम will continue until the placental formation। कॉर्पस ल्यूटियम कब तक कंटिन्यू रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम विल कंटिन्यू अंटिल द प्लेसेंटल फॉर्मेशन। गाइस प्लेसेंटा के फॉर्मेशन की बात हो रही है यहां पे, कि जब तक प्लेसेंटा पूरा ना बन जाए, जब तक पूरे प्लेसेंटा की ग्रोथ ना हो जाए, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है? प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट होता है 6th वीक पे। प्रेगनेंसी के कितने वीक पे? प्रेगनेंसी के 6th वीक पे प्लेसेंटल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और कंप्लीट कब होता है? द कंप्लीट विल टेक प्लेस एट द अराउंड 12th वीक। तो प्लेसेंटा का कंप्लीट डेवलपमेंट या फॉर्मेशन कब हो जाता है? 12 वीक से। मतलब 12 वीक पे प्लेसेंटा अपने पूरा काम करना शुरू कर देती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कब तक कंटिन्यू रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम विल कंटिन्यू अंटिल दी 12 वीक। समझ गए? तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम विल कंटिन्यू अंटिल दी 12 वीक। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखना। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम 12 वीक तक कंटिन्यू रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मीन ये चीज समझ में आई होगी आपको? मतलब कॉर्पस ल्यूटियम अगर है तो क्या रहेगा? अब देखिए कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी हुई तो कितने वीक तक बताया मैंने? प्रेगनेंसी के 12 वीक तक। क्यों रहेगी 12 वीक तक? क्या काम है इसका? बिकॉज आप सबको पता होना चाहिए कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा अमाउंट में। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सबसे नेसेसरी, सबसे जरूरी हार्मोन होता है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है? अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो आपका जवाब होना चाहिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और 12 वीक तक उसको ज्यादा अमाउंट में कौन दे रहा है प्रोजेस्टेरोन को? कॉर्पस ल्यूटियम। इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम जरूरी होता है कितने वीक तक प्रेगनेंसी में? 12 वीक तक। ओके, तो आपको कॉर्पस ल्यूटियम का प्रेगनेंसी में फंक्शन समझ में आया होगा। नाउ अब देखिए सर, आपको मैंने बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? आपने बोला एलएच मेंटेन करता है, बट प्रेगनेंसी में तो एलएच नहीं होता। प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? एचसीजी। तो एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो एलएच और एचसीजी ऑलमोस्ट सेम फंक्शन, दोनों का लगभग एक ही काम हुआ। क्या काम? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। अगला पॉइंट,
मतलब प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है 12 वीक तक? HCG। LH नहीं कहोगे आप, कौन मेंटेन करता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब अगला है इफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? किसका फ्यूचर? फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फ्यूचर होगा? तो आप क्या लिखोगे? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम degeneration will begin from 22nd or 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22वें या 23वें दिन के आसपास इसका कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन, मतलब धीरे धीरे रिग्रेशन, आप इसको रीजनरेशन कह सकते हो या आप इसको कह सकते हो रीजनरेशन या रिग्रेशन है वो बिगिन हो जाता है, शुरू होना चालू हो जाता है। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे वापस खत्म होना या इसकी एट्रोफी शुरू हो जाती है 22 से 23वें दिन के आसपास। एंड अराउंड 26 to 28 डे it will be completely degenerated। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम 26 से 28 दिन के आसपास जाते जाते टोटली डीजनरेट हो जाएगा। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होने से वहां पे फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, दोनों की कमी होगी। बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम क्या होने लग गया? डीजनरेट होने लग गया। तो क्या होगा? न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाएगी। मतलब पूरी राम कहानी किसके चारों तरफ घूम रही थी? द एंटायर सिस्टम वाज बिगिनिंग अराउंड दी कॉर्पस ल्यूटियम, ये इसके चारों तरफ सराउंड हो रहा था। ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुई, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी हुई, नया मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो गया। सो आई होप दैट आपको कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर समझ में आया होगा। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट दी कॉर्पस ल्यूटियम। ऑलराइट, तो कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बेसिकली हमने कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया। वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द कॉर्पस ल्यूटियम। द नेक्स्ट थिंग इज दैट अब हमने ओवेरियन फेज, जो ओवेरियन चेंजेस थे उनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया। वी डिस्कस रिगार्डिंग द फोलिकुलर फेज, वी डिस्कस रिगार्डिंग द कॉर्पस ल्यूटियम दैट इज द ल्यूटियल फेज, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। ऑलराइट, आफ्टर दैट नाउ वी विल बिगिन विद दी या नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी यूट्राइन चेंजेस, मतलब यूट्रस में होने वाले डिफरेंट चेंजेस।